हेलो बच्चों, आज हम आपका 9th का हिस्ट्री का चैप्टर जो पहला फ्रांसीसी क्रांति है उसको पढ़ेंगे। जो चैप्टर की स्टार्टिंग में दे रखा है वो उस दिन की वो घटना है जिस दिन वो जहाँ वहाँ का जो लुई 16वां राजा था वो 1774 में गद्दी पर बैठा था। उसने 15 साल लोगों को बहुत तंग किया और उससे तंग होकर लोगों ने उसके विरुद्ध फिर क्रांति शुरू कर दी थी। वो 1789 का दिन है जब शुरुआत में वो लास्ट डे की कहानी दे रखी है इसमें। जो 15 साल लुई 16वां जो 1774 में वहाँ की गद्दी पर बैठा था उसके द्वारा तंग हुए लोगों ने जहाँ जो उसने अफवाहें फैला दी थी फैल गई थी वहाँ पर पेरिस में कि उसका जो उनका निरंकुश राजा है उसने अपनी सेना भेज दी लोगों पर अटैक करने के लिए। तो ये तो उस दिन की घटना, लेकिन स्टार्टिंग इसकी अगले पेज से होएगी पूरी कहानी की। जिस दिन ये क्रांति शुरू हुई थी वहाँ पर उस 15 साल बाद उस राजे के विरुद्ध लुई 16वां के विरुद्ध उस दिन पेरिस जो वहाँ की राजधानी है उसमें अफवाह फैल गई थी। आतंक का मतलब होता है डर होता है, आतंक मतलब क्या होता है, डर फैल गया था, वहाँ माहौल बन गया था कि जो वहाँ का लुई 16वां सम्राट है वो उसने अपनी जो सेना है उसको क्या दे दिया आदेश कि वो पेरिस शहर में घुसकर और लोगों पर गोलियां चला दी। मतलब जब 15 साल हो गए थे लुई 16वां को बैठे हुए गद्दी पर, वो लोगों को बहुत तंग करता था। तो 1789 जुलाई 1789 में ये अफवाह फैल गई थी कि सम्राट ने पेरिस शहर में अपनी सेना भेज दिए लोगों पर गोलियां चलाने के लिए, नागरिकों पर गोलियां चलाने के लिए। ये लास्ट घटना है ये। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल में सामने, मतलब डरते हुए वहां पेरिस शहर में 7,000 औरतें और पुरुष इकट्ठे हो गए थे वहां के टाउन हॉल में। 7,000 पुरुष और औरतें यानी मर्द और औरतें टाउन हॉल है पेरिस में वहां इकट्ठे हो गए थे अपने आप का बचाव करने के लिए। उन्होंने एक जन सेना का गठन किया था, मतलब उन्होंने अपनी एक लोगों की सेना बना ली थी और उनके पास हथियार नहीं थे। हथियारों की खोज में जिस दिन उन्होंने, मतलब 15 साल बहुत होते हैं, राजे ने बहुत तंग किया, तो वो उस दिन जब ये अफवाह फैल गई कि राजा ने सेना भेज दी लोगों पर गोलियां चलाने के लिए, तो उस दिन लोगों ने फिर उसके विरुद्ध सेना 15 साल बाद एक बना ली थी। हथियारों के लिए भी उन्होंने राजा के जो संस्थान थे उन पर अटैक करना शुरू। हथियारों की खोज में बहुत बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, मतलब लोग डरना बंद हो गए थे, इतना तंग करने लगा था लोगों ने। जब वो अफवाह फैली कि उसने अपने सैनिक भेज दिए उनको वो करने के लिए, उनके ऊपर अटैक गोलियां चलाने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, वो राजा के ही जो भवन थे, सरकारी भवन थे राजा के, उसमें ही घुस गए हथियार लेने के लिए। वे 7,000 लोग औरतों और पुरुषों ने टाउन हॉल में जाके अपनी एक जन सेना बना ली, लोगों की सेना। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर, मतलब ये वाली जो घटना है राजा के विरुद्ध लोगों ने सहन करने के बाद वो करी थी, घटी थी ये घटना। तो ये पहले सबसे पहले वो पूर्व की ओर भागे थे, पेरिस नगर के जो ईस्टर्न साइड थी उस तरफ भागे थे। वहां पर बास्तील का किला था जो राजा ने जेल बना रखा था। बास्तील का किला था, वो जेल जेल बना रखा था। वहां भारी मात्रा में गोला बारूद, उनको लगता था कि वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद लोगों को मिल जाएगा, इसलिए वो पूर्व की तरफ पेरिस में जो बास्तील का किला था उसकी तरफ चले। मिलने की संभावना, हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। अब जब लोगों को पता लगा कि बास्तील किले में हथियार मिलेंगे तो वहां जाके उनकी लड़ाई होगी उसके बास्तील किले के कमांडर के साथ, और वो लोगों के हाथों मारा गया। कैदी छुड़ा लिए गए। वहां पर जो जेल में बास्तील किले को जेल बना रखा था, जो कैदी थे वो भी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। जो कैदी वहां थे इस किले में उसमें उसमें 7 ही कैदी थे, वो छुड़वा लिए। जो कमांडर था वहां उसको लोगों ने मार दिया। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का, ये क्वेश्चन 1 वर्ड में आता है कि सम्राट जो बास्तील के किला था वो लोगों की घृणा का
का केंद्र क्यों था? तो ये ही कारण है कि क्योंकि वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का, ये आंसर है इसका, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है, इसलिए बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढा दिया गया, इसलिए किले को गिरा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोकर रखना चाहिए। ये 1774 में जो राजा लुई 16वां बैठा था गद्दी पे, उसने 15 साल लोगों को बहुत तंग किया। एक दिन पेरिस के शहर में 1789 जुलाई में एक अफवाह फैल गई थी कि राजा सम्राट ने अपने सैनिक भेज दिए हैं पेरिस में लोग नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए। तो नागरिक पहले ही इकट्ठे हो गए, 7,000 पुरुष और औरतें टाउन हॉल में उसका सामना करने के लिए, और वो उनके पास हथियार नहीं थे। तो पूर्व दिशा की तरफ पेरिस में बास्तिल का किला था, उनको लगता था कि वहां से गोला बारूद मिल जाएगा, तो इसके लिए वो वहां पहुंचे। तो वहां के कमांडर, जो बास्तिल का किला था वो जेल था, तो वहां के कमांडर के साथ इनकी लड़ाई होगी लोगों की और वो मारा गया। और वहां पर 7 जो कैदी बंद थे जेल में उनको छुड़ा लिया गया। और क्वेश्चन आता है ये कि जो निरंकुश जो बास्तिल का किला है वे लोगों की घृणा का केंद्र क्यों था? ये क्वेश्चन 1 वर्ड में आता है। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था और इसलिए लोगों ने किले को गिरा दिया। और जो इसमें से निकला हुआ कुछ भी अवशेष निकले थे उनको बाजार में उन लोगों को बेच दिया जो इन चीजों को जो किले में से निकली थी उनको स्मृति चिन्ह के रूप में संजो कर रखना चाहते थे। अब इसका तो यही बताया हुआ कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। आगे हम इसकी मेन स्टोरी, ये तो लास्ट घटना की शुरुआत की स्टोरी है जो है, जब 15 साल लुई 16वां की लोग उससे कामों से तंग आकर लोगों ने जब मतलब डरते हुए उसका विरोध शुरू करा था। 15 साल उसकी ज्यादतियां सहने के बाद जुलाई 1789 में लोगों ने उसका विरोध, ये वो दिन है जिस दिन लोगों ने अपने राजे के विरुद्ध खड़े हो गए थे। लेकिन शुरुआत की स्टोरी हम अगले पेज से पढ़नी शुरू करेंगे कि ये दिन आया क्यों, लोग उसके विरुद्ध क्यों खड़े हुए, इसकी कहानी यहाँ से पढ़ेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, अब ये चीज समझने वाली है बच्चों, ये अच्छी तरीके से समझनी है आपने। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 1774 में जो राजा फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था उसका राजवंश क्या था? बूर्बो राजवंश का वो राजा था, उसका नाम था लुई 16वां। और वो 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां वहां की गद्दी पर बैठा था, फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल, लुई 16वां की उम्र उस दिन 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। जो वहां का राजा 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था, उसका विवाह ऑस्ट्रिया देश है, उसका पड़ोसी देश है फ्रांस का, वहां की राजकुमारी से, प्रिंसेस से, जिसका नाम मैरी एंटोनेट था, उसके साथ हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब वो गद्दी पर बैठ गया तो उसने खजाना देखा फ्रांस का, तो वो लुई 16वां को खाली मिला। लंबे समय तक चले युद्ध, मतलब अब क्वेश्चन बन जाता है कि वहां का राजकोष खाली क्यों था? फ्रांस का राजकोष उस टाइम खाली क्यों था जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा था? तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। जो फ्रांस है इसने लंबे मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी थी, लंबे युद्ध लड़े थे, जिसके कारण फ्रांस के संसाधन नष्ट हो गए थे। ये पहले विश्व युद्ध में भी शामिल हुआ था, लेकिन अब ये तो 1774 की बात है, तो पहले विश्व युद्ध की तो बात नहीं करेंगे। लेकिन फ्रांस पुराने समय में हमारे महाद्वीप में भी, यूरोप महाद्वीप में भी जो राजे होते थे वो दूसरे देशों पर कब्जे करने के लिए दूसरे देशों से दूसरे राजाओं से लड़ाइयाँ करते थे। तो फ्रांस के जो राजे थे उन्होंने लंबे युद्ध लड़े थे, इसलिए फ्रांस के वित्तीय संसाधन मतलब पैसे संबंधी जो वहाँ संसाधन थे वो नष्ट हो गए थे। नंबर 1।
अगर आ जाए कि वहाँ का खजाना, फ्रांस का खजाना खाली क्यों था। नंबर 2, वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। और वहाँ का जो राजा था, जिस विशाल महल में वो बैठता था, उसको वर्साई का महल कहते थे। फ्रांस का जो राजा था, वो जहाँ बैठता था, वो वर्साई का विशाल महल कहते थे उसको। और आपको भी पता, जो राजे होते हैं वो सजे हुए महलों में ही बैठते हैं। तो वो जो राज दरबार था, उसकी उसकी मतलब उसको डेकोरेट करने के लिए, उसकी शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची की जाती है। नंबर 1, तो दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए फ्रांस ने लंबे युद्ध लड़े, इसलिए भी पैसे खत्म हो गए, क्योंकि एक युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, हथियार चाहिए होते हैं, सैनिक चाहिए होते हैं। उन सैनिकों को वो लड़ सके, उनको अच्छा खाना देना पड़ता है, तो बहुत सारा खर्च होता है। तो लंबे युद्ध लड़े थे, इसलिए इसका खजाना खाली पाया गया। एक जिस महल में, वर्साई के महल में राजा बैठता था, उसको सजाने के लिए, उसकी शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची की जाती थी। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी। लेकिन जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा था, तो इसने क्या करा, अमेरिका के साथ, अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, जिसने हमारे ऊपर कब्जा किया था, इंग्लैंड ने अमेरिका की 13 उपनिवेशों पर कब्जा कर रखा था। इंग्लैंड ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर कब्जा कर रखा था। और जो लुई 16वां 1774 पर गद्दी पे बैठा था, उसने अमेरिका की हेल्प की थी उस 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से मुक्त कराने में। इसमें भी पैसा लगा होगा उसका, तो इसलिए भी खजाना वहां का खाली था। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। तो जब इसने सहायता की अमेरिका की, उसके 13 उपनिवेशों को इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से छुड़वाने के लिए, तो लड़ाई लड़नी पड़ी होगी। तो इस युद्ध में उसका 10 अरब लिब्रे से भी अधिक खर्च हो गया। अमेरिका की हेल्प करने में उसकी 13 उपनिवेशों को अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए इसका 10 अरब लिब्रे से भी ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को इंग्लैंड से छुड़वाने के लिए, यानी कि ब्रिटेन से छुड़वाने के लिए कर्जा लिया था 10 अरब लिब्रे का। तो इसलिए भी खजाना खजाना खाली था पहले ही जब बैठा था। तो इसका मतलब अगर किसी की हेल्प भी लुई 16वां कर रहा था, तो वो किसी से कर्ज लेकर कर रहा था। और भी जुड़ गया जब से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब फ्रांस के ऊपर पहले ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। इसने अमेरिका की हेल्प करने के लिए लुई 16वां ने 10 अरब लिब्रे और ले लिया। तो अब उसके ऊपर 12 अरब लिब्रे का, अपने पास तो पैसा नहीं था, लेकिन दूसरों से पैसा लेकर वो जो लुई 16वां था हेल्प कर रहा था। पहले ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था, और 10 अरब लिब्रे उसने अमेरिका की हेल्प के लिए ले लिए, जिससे उसके ऊपर 12 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की दर मांग, अब कर्ज ज़्यादा हो गया। तो नंबर 4, अब फ्रांस की सरकार से ज़्यादा कर्ज होने के कारण, जिससे वो कर्जा लेते थे, लुई 16वां लेता था, उसने उससे ज़्यादा ब्याज लेना शुरू कर दिया। 10% ब्याज की दर से ब्याज मांगना शुरू कर दिया। अब ज़्यादा ब्याज देगा तो पैसा ज़्यादा ही जाएगा, तो भी वहाँ का खजाना खाली था। 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट सॉलिड आपको याद होनी चाहिए। अगर आ जाए कि फ्रांस का खजाना क्यों खाली पाया, तो यही 5 कारण आपने लिखनी है। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। और अब इतना तो 12 अरब लिब्रे कर्ज हो गया, और उसके ऊपर ब्याज की दर भी 10% हो गई। तो इस तरीके से जो वहाँ की फ्रांसीसी सरकार थी, जो राजा लुई 16वां बैठा था, वो उनका बहुत सारा जो पैसा आता था, आमदनी आती थी, वो कर्ज चुकाने में ही चली जाती थी। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। मतलब देश के अंदर वो कर लगाते थे, उससे पैसा तो आता ही था उनके पास, लेकिन वो पैसा ज़्यादा कहाँ चला जाता था, कर्ज चुकाने में
चला जाता था फ्रांसीसी सरकार का, यानी कि लुई 16वां जो राजा था वो कर्ज चुकाने में पैसा देता था ज़्यादा, जो देश की इनकम थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राजद्रोह, ये 5वां पॉइंट आ जाएगा। अपने नियमित खर्चों, अपने नियमित खर्चों जैसे अब राजा है कोई भी, लुई 16वां था, उसकी एक सेना भी तो होती होगी ना, तो उस सेना नियमित अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, जो उसकी सेना थी उसका रख रखाव, सैनिकों को हथियार भी देने पड़ते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, तो सेना के रख रखाव में भी खर्चा होता था। राज दरबार की शान शौकत के लिए अब भी खर्चा हो रहा था, पहले भी खर्चा किया जाता था। सरकारी कार्यालयों, जो विश्वविद्यालयों को जो सरकार, जो राजा के ऑफिस थे, कार्यालय थे, और जहाँ वहाँ की जो विश्वविद्यालय थे पढ़ाई से संबंधित, उनको चलाने के लिए भी फ्रांसीसी सरकार को करों में वृद्धि करनी पड़ती थी, क्योंकि जो पहले करों से इनकम आती थी वो तो कर्ज चुकाने में चली जाती थी, और जो देश के बाकी ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए फ्रांसीसी सरकार मजबूर थी कर बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से वो कर बढ़ा रही थी। अपने जो पहले पैसा आता था करों से वो कम पड़ रहा था, तो फ्रांसीसी सरकार अपने सेना के रख रखाव, राज दरबार और सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कर में वृद्धि करने के लिए मजबूर थी, बाध्य थी। पर यह कदम भी नाकाफी था, मतलब कर बढ़ा के भी उनका पैसा, उनको इतने पैसे की जरूरत थी कि वो पूरी हो नहीं पा रही थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे, और ये जो कर बढ़ाया जाता था ओनली तीसरी स्टेट के लोग ही इसको पे करते थे, बाकी 2 स्टेट्स को विशेष अधिकार मिले हुए थे जन्म से। जो तीसरी स्टेट है ये रही, ये वाली, ये तीसरी, पहले तो वहाँ का जो समाज है वो 3 स्टेट्स में बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट, तीसरा तृतीय स्टेट भी आगे, तृतीय स्टेट के भी 3 हिस्से थे। इसमें तो एक बड़े बड़े व्यापार करने वाले व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आते थे। दूसरे में किसान और कारीगर को रखा हुआ था। तीसरे में बिल्कुल छोटे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, भूमिहीन होते थे जो, और मजदूर और नौकर आते थे। तीसरी स्टेट में भी अमीर लोग थे, जो व्यापार करने वाले व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, इन्होंने ही ये वाले लोग हैं, इन्होंने ही फिर तीसरी स्टेट के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। किसान और कारीगर थे जो सही थे, जिनके पास अपनी जमीन वगैरह थी, और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, 4 इसमें थे, 2 इसमें थे, और 4-5 इसमें लोग थे तीसरे स्टेट के, जो अलग अलग हिस्से। तो ये आपको लुई 16वां कब गद्दी पर बैठा, कब, कितनी उम्र थी, किस राजवंश का था, किस राजवंश का था, पूर्व राजवंश, वन वर्ड में आता है। गद्दी पर बैठा तो 20 साल का था। उसकी शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनीस से। और जब वो बैठा गद्दी पे तो खजाना खाली था। उसके कारण क्या है, एक तो उसने लंबे युद्ध लड़े थे फ्रांस में, जिसके कारण खजाना खाली था। नंबर 2, वर्साई का जो विशाल महल था, उसकी शानो शौकत और सजाए रखने के लिए फिजूल खर्च के कारण भी खजाना खाली था। नंबर 3, और फ्रांस के लुई 16वां जो 1774 में गद्दी पे बैठा था, उसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को इंग्लैंड, जिनके ब्रिटेन से छुड़वाने के लिए कर्ज लिया था 10 अरब लिब्रे का, जिसके कारण उनका जो कर्ज था और बढ़ गया था। पहले ही उनके पास 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले ही था, तो इस तरीके से उनका खजाना खाली था। और जब इनका 12 अरब लिब्रे कर्ज हो गया, तो कर्ज देने वाले जो फ्रांस को कर्ज देते थे, उन्होंने ब्याज की दर बढ़ा दी, 10% कर दी। अब फ्रांस की जो सरकार थी, यानी कि लुई 16वां के खजाने में जो करों से पैसा इकट्ठा आता था, वो ज़्यादातर कर्ज चुकाने में ही चला जाता था, और जो बाकी देश के काम थे उसके लिए और कर बढ़ाने पड़े उसको, वहाँ के लुई 16वां को। अपनी सेना का रखरखाव, राज दरबार और सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकारों को कर में वृद्धि करनी पड़ी। लेकिन ये जो कर बढ़ाए गए थे उससे भी कुछ नहीं हुआ। एक चीज याद रखना है, आ जाता क्वेश्चन
कि फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी में कितनी स्टेटस में बटा हुआ था? 3। केवल तीसरे स्टेट के लोग थे, वही जनसाधारण लोग थे, वही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांस। आज आप लोग इतना ही पढ़ लेना, क्योंकि इसमें एक बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, वो समझ लेना आपके लिए, फिर मैं आगे आपको पढ़ा दूंगी।